तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। हम लोग केवीएस टीजीटी संस्कृत के पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 9-10 में जो व्याकरण विधि चल रही है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो व्याकरण विधि का जो चैप्टर है वह तीसरा अध्याय है। तीसरे अध्याय में जो पाठ्य सामग्री आ रही वह है संधि प्रकरण। तो संधि प्रकरण में हम लोगों ने स्वर संधि और व्यंजन संधि का अध्ययन कर लिया है। अब यह विसर्ग संधि प्रारंभ होती है। तो विसर्ग संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि के संदर्भ में जितनी भी परिभाषाएं आ रही थी उन संधियों के संदर्भ में उनके भेद जितने आ रहे थे और उनके उदाहरण जितने आ रहे थे सबका पूरा निचोड़, सबका पूरा कलेक्शन दे दिया है। उतना आप लोग पढ़ लेंगे तो पूरे पाठ्यक्रम में संधि प्रकरण आपका तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार अब विसर्ग संधि के संदर्भ में भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले अब परिभाषाएं पढ़ते हैं। विसर्ग संधि कहते किसे हैं, इनके भेद कितने हैं और प्रत्येक भेद की जो परिभाषाएं हैं वो क्या हैं, कैसे उनको याद करना है और उनमें जो उदाहरण आ रहे हैं। तो अध्ययन की तैयारी की रणनीति यही बनाइए, पहले परिभाषा याद करिए, फिर उसके उदाहरण याद करिए। ऐसे ही और अभ्यास भी जो इस जैसे विसर्ग संधि प्रकरण के अंतर्गत जो अभ्यास आ रहा है उसको भी पढ़ लेंगे हम लोग। जैसे हम लोगों ने स्वर संधि और व्यंजन संधि के अंतर्गत अभ्यास का अध्ययन किया। अभ्यास ये होता है कि पूरा से पूरा वही प्रकरण फिर से रिवाइज हो जाता है, उसका रिवीजन हो जाता है अच्छे से, बस जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाता है। तो इससे फ़ायदा होता है कि वो चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं पक्की हो जाती हैं, फिर से रिवीजन हो जाता है तो वो मस्तिष्क पर अंकित हो जाती हैं जाके। तो अब आइए पढ़ लेते हैं। प्रकरण क्या है, विसर्ग संधि। चैप्टर है तीसरा और प्रकरण है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या है, तो विसर्ग के पश्चात, विसर्ग ये इस प्रकार डॉट लगाया जाता है। तो विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। ये हो गई विसर्ग संधि की परिभाषा। तो विसर्ग संधि की परिभाषा अर्थात विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन, यहाँ भी कह रहे हैं विसर्ग के पश्चात। जैसे व्यंजन संधि की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा कि व्यंजन संधि कब हुआ करती है, तो व्यंजन के पश्चात कोई व्यंजन या फिर स्वर वर्ण आए तो दोनों की समष्टि, दोनों के मिलने से जो विकार होगा वही व्यंजन संधि होगी। ये व्यंजन संधि की परिभाषा थी। तो व्यंजन संधि कहने का ये अर्थ नहीं है कि व्यंजन के पहले भी व्यंजन आए, व्यंजन के पश्चात भी व्यंजन आए, तभी उनमें संहिता प्राप्त होगी तो संधि हो जाएगी। तो सिर्फ यह इस नियम पर हम लोग चलेंगे तो ये परिभाषा गलत है, क्योंकि व्यंजन के पश्चात व्यंजन भी आ सकता है। व्यंजन की व्यंजन से भी संहिता हो सकती है, व्यंजन की स्वर से भी संहिता हो सकती है। तो इस ऐसे ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो इस विषय में एकदम क्लियर रहिए। जैसे स्वर के पश्चात स्वर आता है तो उन दोनों में संहिता होने पर जो विकार होता है वही संधि हो जाती है, तो उसको स्वर संधि कहते हैं। तो व्यंजन के संबंध में बस ये है कि व्यंजन के पश्चात कोई व्यंजन या फिर कोई स्वर वर्ण आए तो दोनों में संहिता प्राप्त होने पर जो विकार होता है उसी को व्यंजन संधि कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी विसर्ग के पश्चात कोई स्वर या व्यंजन आए। अब ये शर्त नहीं दे रहे हैं कि विसर्ग के पश्चात विसर्ग ही आए। यदि ऐसा होगा तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत अर्थ हो जाएगा। इसका सही अर्थ या फिर सही परिभाषा यही है कि व्यंजन के पश्चात स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है। बस शर्त यह है कि उसके पहले विसर्ग होना चाहिए। विसर्ग के पहले विसर्ग पहले आए, उसके पश्चात कोई स्वर या व्यंजन आए। शर्त इसमें यही है। यही बात याद करिए, करना चाहिए हम लोगों को, और यही याद करिए इसको। ऐसे ही एकदम क्लियर होके इसको याद करिए कि विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन या फिर विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग की उत्पत्ति किससे होती है, तो विसर्ग की उत्पत्ति रेफ से होती है। इस रेफ से, इसको रेफ बोलते हैं, इसका नाम क्या है, रेफ। विसर्ग की उत्पत्ति इसी रेफ से होती है और यह विसर्ग प्रायः स का प्रतिनिधित्व करता है। ये तो विसर्ग कहने का अभिप्राय है विसर्ग की इस रेफ से उत्पत्ति होती, जो संधि में विसर्ग आया करता है उसकी उत्पत्ति इसी रेफ से होती है, इसी रेफ से होती है। फिर यह जब यह विसर्ग फिर परिवर्तित होकर इसी समय प्रायः परिवर्तित हो जाता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इस संबंध में। तो यह विसर्ग मूलतः इसी रस से उत्पन्न होता है, जो संधि में प्रयोग किया जाता है। इस विसर्ग की उत्पत्ति इसी रेफ से होती है और यह प्रायः इसी का प्रतिनिधित्व करता है। यह इसी में फिर विलीन हो जाता है जाके। यह विसर्ग जब विलीन होगा तो इसी समय जाके विलीन हो जाएगा।
अब विसर्ग संधि के कितने भेद होते हैं इस संबंध में पढ़ लेते हैं। तो विसर्ग संधि के भेद जो व्याकरण विधि के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं, व्याकरण विधि में विसर्ग संधि के 4 भेद दे रहे हैं। पहला सत्व, सत्व अर्थात विसर्जनीय सह, जहाँ पर यह सूत्र लागू हो रहा है उसके पश्चात शत्व विधान करने वाला सूत्र है दूसरा, ये दूसरा भेद हो गया। उसके पश्चात विसर्ग का रुत्व, उत्व, गुण तथा पूर्व रूप, अतो, रो, रप्लुता, दप्लुते, हश, च, जहाँ पे नियम लगते हैं, जहाँ पे विसर्ग को ओकार हो जाता है या फिर विसर्ग को रकार हो जाता है, उसी को रुत्व, विसर्ग को रकार हो जाता है, विसर्ग को जहाँ पर ओकार हो जाता है, विसर्ग को जहाँ गुण हो जाता है, विसर्ग को जहाँ पूर्व रूप हो जाता है, इतने विसर्ग के रूप बना करते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये बेहद इंपॉर्टेंट है विसर्ग संधि की दृष्टि से, जानकारी के विषय से। यदि इन पे आपकी गहरी पकड़ है तो आप संस्कृत में जो भी लिखते हैं, लेखन में आप सावधानी बरते हैं, इन सब नियमों को फॉलो करते हुए संस्कृत में जो भी लिखते हैं तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है। जहाँ अच्छा ऐसा माना जाता है कि आपने अच्छे से संधि प्रकरण पढ़ा है, आपको अच्छे से उसके नियम पता हैं और उसका प्रयोग पता है। अब इसके पश्चात चौथा भेद है रुत्व। रुत्व अर्थात विसर्ग का र में पलट जाना, र में परिवर्तित हो जाना। तो कितने भेद आ रहे हैं? 4 भेद आ रहे हैं। सत्व ये दंती सकार है, शत्व विसर्ग का रुत्व, उत्व, गुण तथा पूर्व रूप हो जाना, अतोरो, रप्लुता, दप्लुते और हशिच, इन सूत्रों से। इसके पश्चात र विसर्ग का र हो जाना। तो अब ये भेद हो गए, 4 भेद हैं विसर्ग संधि के। अब ये प्रकरण बहुत बड़ा नहीं है, लघु सिद्धांत कौमुदी में भी ये प्रकरण बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 12 सूत्र ही, 12-13 सूत्र ही इसके अंतर्गत आ रहे हैं वहाँ भी। तो ऐसे ही हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। तो पहला भेद है सत्व या फिर विसर्जनीय सह, विसर्जनीय सह। इसकी परिभाषा हिंदी में देते हुए कह रहे हैं कि यदि विसर्ग के पश्चात खर, खर के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्गों का पहला दूसरा वर्ण तथा तीनों सकार आ जाते हैं। कुल मिला के इसमें 2 पंचे 10, 13 वर्ण आया करते हैं। वर्गों के पहले दूसरे वर्ण आ जाते, अर्थात क वर्ग का है तो क खा आ जाएगा, ख वर्ग, और च वर्ग का है तो चछा आ जाएगा, ट वर्ग का टठा आ जाएगा, त वर्ग का तथा आ जाएगा, प वर्ग का पफा आ जाएगा। उसके पश्चात तीनों शकार आ जाएंगे, अर्थात दंती सकार, तालव्य शकार और मूर्धन्य शकार तीनों आ जाते हैं इस खर प्रत्याहार में। यदि विसर्ग के पश्चात खर प्रत्याहार के वर्ण हो तो विसर्ग का स हो जाता है। यहाँ पे विसर्ग स में परिवर्तित हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा ना कि विसर्ग प्रायः स में विलीन हो जाता है, स का प्रतिनिधित्व करता है, और इसकी उत्पत्ति किससे होती है? रेफ से होती है। यह रेफ से उत्पन्न होता है, फिर इस सकार में विलीन हो जाता है। तो यदि विसर्ग के पश्चात खर प्रत्याहार के वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। विसर्ग के पश्चात अर्थात पहले विसर्ग हो, उसके पश्चात खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो वह विसर्ग पलट के सकार में परिवर्तित हो जाएगा। सकार क्या है? ये स्वर रहित सकार है, स्वर रहित दंती सकार है। किंतु यदि विसर्ग के बाद श हो, अर्थात विसर्ग के पश्चात पर वाले वर्ण के प्रारंभ में यदि तालव्य शकार हो तो विसर्ग के स्थान पर श आएगा, तथा यदि टठा हो तो विसर्ग को शकार हो जाएगा। टठा होंगे, यदि विसर्ग के पश्चात टठा होंगे तो विसर्ग क्या हो जाएगा? विसर्ग मूर्धन्य शकार में परिवर्तित हो जाएगा, मूर्धन्य शकार में बदल जाएगा। टठा होंगे तो विसर्ग के पश्चात टठा होंगे तो विसर्ग मूर्धन्य शकार में परिवर्तित हो जाएगा, और विसर्ग के पश्चात यदि तालव्य शकार होगा तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? श में। तो इसकी 3 कंडीशन हो गई। तो विसर्ग के पश्चात यदि ये मान लीजिए ये विसर्ग हो गया और इधर हो गया विसर्ग प्लस खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार का कोई वर्ण है तो ये विसर्ग किस में पलट जाएगा? ये इसमें बदल जाएगा। और यदि विसर्ग के पश्चात श है तो विसर्ग किस में बदलेगा? तालव्य शकार में बदलेगा। और यदि विसर्ग के पश्चात फिर ट या ठ है, ट या ठ वर्ण है तो विसर्ग किस में बदलेगा? ये मूर्धन्य शकार में परिवर्तित हो जाएगा। बस ये कीवर्ड है इस संबंध में, इसको ऐसे ही कीवर्ड करके एक कंडीशन हो गई, ये दूसरी कंडीशन हो गई, ये तीसरी कंडीशन हो गई विसर्जनीय सह, इस सूत्र से। बस ये कीवर्ड है, इसको ऐसे याद कर लीजिए। अब इसके उदाहरण आएंगे, उदाहरण में 6 उदाहरण आ रहे हैं। तो नमः प्लस ते, यहाँ पे विसर्ग आ रहा है और इसके पश्चात ये तकार जो है खर प्रत्याहार के अंतर्गत है। तकार खर प्रत्याहार के अंतर्गत है क्योंकि त वर्ग का पहला ही वर्ण है। तो जब संधि संपन्न हुई, संहिता प्राप्त हो गई इस विसर्ग में और इस खर प्रत्याहार के वर्ण में, तो क्या बना? ये विसर्ग पलट के सकार में परिवर्तित हो गया और बना नमस्ते। बालक प्लस तरति, बालकः प्लस तरति, तो यहाँ पे तकार जो है खर प्रत्याहार के अंतर्गत है, तो दोनों में ही विसर्ग में और
इस तकार में, इस खर प्रत्याहार के वर्ण में संहिता प्राप्त हो रही, तो जब संधि संपन्न हुई तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो गया? तालव्य शकार में परिवर्तित हो गया, बालकस तरति बन गया। अब यहाँ पे इतः प्लस ततः, यहाँ भी विसर्ग है, विसर्ग के पश्चात खर प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है, अर्थात तकार आ रहा है, तो संहिता विसर्ग में और खर प्रत्याहार के इस वर्ण में संहिता प्राप्त हो गई। संहिता प्राप्त हो गई तो यह विसर्ग पलटकर दंती सकार में परिवर्तित हो गया और बना, शब्द बना इतस्ततः, इतस्ततः। फिर विसर्ग के पश्चात चकार आ रहा है, यह भी खर प्रत्याहार के अंतर्गत है। अब इस विसर्ग में और खर प्रत्याहार के इस वर्ण में संहिता प्राप्त हो गई, संहिता प्राप्त हो गई तो संधि संपन्न हो जाएगी। तो विसर्ग जो है, विसर्ग इस खर की उपस्थिति के कारण परे वाले वर्ण के प्रारंभ में, परे वाले पद के प्रारंभ में इस चकार की, अर्थात खर प्रत्याहार के वर्ण की उपस्थिति के कारण यह विसर्ग पलटकर दंती सकार, यहाँ पे च है, चकार है, इसलिए ये चकार है, या इसलिए यहाँ पे च्युत संधि का नियम लग गया। च्युत संधि का नियम लग गया और यह विसर्ग जाके तालव्य शकार में परिवर्तित हो गया। यहाँ पे च्युत संधि का नियम लगकर ऐसे ही आएगा, जहाँ भी च वर्ग का कोई वर्ण आएगा या फिर तालव्य शकार आएगा, तालव्य शकार आएगा तो यह विसर्ग तालव्य शकार में ही जाके परिवर्तित होगा, दंती सकार में नहीं बदलेगा। ये भी नियम याद किए रहना। जैसे यहाँ पर है, ये शकार आ रहा है, विसर्ग के पश्चात शकार आ रहा है, तो शकार के साथ ही हम लोग च वर्ग को भी जोड़ सकते हैं, च वर्ग। जैसे यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, निश्चल का उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ च वर्ग का ही वर्ण है ये, यद्यपि है ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत ही, किंतु यहाँ पे च्युत्व का नियम लग रहा है। अब शिरस प्लस छेदः, तो ये छ का क्या है? यह भी छ, यह च वर्ग के अंतर्गत ही है, तो यहाँ पे भी विसर्ग के पश्चात है ये और खर प्रत्याहार के वर्ण अंतर्गत ही है, किंतु यह जो वर्ग है, यह च वर्ग है, यह च्युत्व संधि के अंतर्गत भी आ रहा है, इसलिए संधि संपन्न होगी तो विसर्ग जाकर दंती सकार में नहीं परिवर्तित होगा बल्कि तालव्य शकार में परिवर्तित हो जाएगा। तो शिरस प्लस छेदः, संधि संपन्न हुई, संहिता विसर्ग और छकार में इस खर प्रत्याहार की इस छकार में संहिता प्राप्त हो गई। संहिता प्राप्त हो गई तो विसर्ग पलटकर दंती सकार में न पलटकर बल्कि तालव्य शकार में परिवर्तित हो गया और बना शिरस छेदः। इसी प्रकार अब टकार का उदाहरण दे रहे हैं। धनु प्लस टंकार, अर्थात विसर्ग के पश्चात टकार, ट वर्ग का वर्ण आ रहा है, तो क्या होगा? ट ठा, जहाँ ट वर्ग का जहाँ जो भी वर्ण आएंगे तो उनके पश्चात ट ठा है। यहाँ पर्टिकुलर ट ठा का ही उदाहरण दे रहे हैं, ट वर्ग का उदाहरण नहीं दे रहे हैं, तो हम लोगों को ट ठा ही समझना होगा। विसर्ग के पश्चात ट आ रहा है, तो इस विसर्ग में और इस ट में संहिता प्राप्त हो गई। संहिता प्राप्त हो गई, जब संधि संपन्न होगी तो यह विसर्ग पलटकर दंती सकार में नहीं बदलेगा बल्कि मूर्धन्य शकार में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बना धनुष्टंकारः। ये हो गया विसर्जनीय ससा। अब षत्व विधान पढ़ेंगे। अब विसर्ग संधि के अंतर्गत जो दूसरा भेद आ रहा है, ये दूसरा भेद है षत्व। ये षत्व विधान करता है। षत्व विधान इसलिए क्योंकि मूर्धन्य ये विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शकार का विधान करता है। तो ये दे रहे हैं कि यदि विसर्ग के पूर्व अर्थात विसर्ग के पहले ई या उ हो तो विसर्ग के बाद, तथा यदि विसर्ग के पहले इकार, ह्रस्व इकार, ह्रस्व उकार हो तथा विसर्ग के बाद क ख या प फ हो तो, क ख प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर शकार हो जाता है, विसर्ग को मूर्धन्य शकार हो जाता है। तो जो कह रहे हैं कि विसर्ग के पहले, विसर्ग लगने से पहले ही ह्रस्व इकार, ह्रस्व उकार होना चाहिए, तो यहाँ पे ये शर्त पूरी हो रही है। विसर्ग के पहले ह्रस्व इकार यहाँ पे दोनों उदाहरणों में आ रहा है और इसमें ह्रस्व उकार आ रहा है। तो विसर्ग के पहले ह्रस्व इकार, ह्रस्व उकार हो और विसर्ग के पश्चात क ख हो या फिर प फ, क ख प फ में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग को, जब संहिता होगी, संहिता में ही संधि होती है, जब संधि संपन्न होगी तो विसर्ग अर्थात ऐसी स्थिति में जब संधि संपन्न होती है तो विसर्ग पलटकर मूर्धन्य शकार में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निह प्लस कपट, तो यहाँ पर न के पहले ह्रस्व इकार आ रहा है और इसके पश्चात विसर्ग आ रहा है, फिर जो ककार आ रहा है यह क ख प फ के अंतर्गत ही है अर्थात क वर्ग का है। इस प्रकार यहाँ विसर्ग प्लस क और विसर्ग, तो संहिता यहाँ प्राप्त हो रही, संधि संपन्न हुई तो विसर्ग पलटकर मूर्धन्य शकार में परिवर्तित हो गया और शब्द बना निष्कपटः। इसी प्रकार यहाँ भी विसर्ग के पहले ह्रस्व इकार है, उसके पश्चात
प वर्ग का फकार आ रहा है, इसलिए संहिता प्राप्त हो गई। संहिता इस षत्व विधान इस नियम के अनुसार संहिता प्राप्त हो गई। संहिता प्राप्त हो गई तो संधि संपन्न हो जाएगी। संधि संपन्न होगी तो विसर्ग पलटकर मूर्धन्य षकार में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बनेगा निष्फलः। ये निष्पन्न हुआ शब्द। अब इसके पश्चात ह्रस्व उकार विसर्ग के पहले ह्रस्व उकार, इस दकार में ह्रस्व उकार आ रहा है। इसके पश्चात क वर्ग का ककार आ रहा है, इसलिए संहिता इस षत्व विधान इस नियम के अनुसार संहिता प्राप्त हो गई दोनों में, विसर्ग और ककार में। इसलिए जब संधि संपन्न हुई तो विसर्ग पलटकर मूर्धन्य षकार में परिवर्तित हो गया और शब्द निष्पन्न हुआ दुष्कर्म। दुष्कर्मः निष्फलः निष्कपटः। इसके पश्चात कह रहे हैं नमः और पुरः। नमः पुरः दो पर्टिकुलर शब्द आ रहे हैं। नमः पुरः के बाद क ख या क ख आए, क ख और भी कुछ होना चाहिए दे रहे हैं, क ख या प फ, क ख या प और फ आए। नमः और पुरः के बाद क ख या प फ आए तो विसर्ग का स हो जाता, विसर्ग को पलटकर सकार हो जाता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि विसर्ग की संधि के संदर्भ में विसर्ग की उत्पत्ति रेफ से होती, इस प्रकार से इस रेफ से इसकी उत्पत्ति होती है और यह विसर्ग फिर सामान्यतः विसर्ग प्रायः पलटकर फिर इसी सकार में परिवर्तित हो जाता है। तो नमः और पुरः दो पर्टिकुलर शब्द हैं और इनके पश्चात नमः पुरः के पश्चात क ख या प फ आए तो विसर्ग दंती सकार में परिवर्तित हो जाता है। ये नियम है, जो ये नियम दे रहे हैं, बस एक लाइन में इसको याद कर लेना चाहिए। तो नमः प्लस कारः, यहाँ नमः शब्द है, नमः अव्यय है और इसके पश्चात ये कारः आ रहा है। क ख या प फ आए कह रहे हैं, क ख या प फ आए तो क ख और प फ आ रहे हैं। इसलिए जब संधि संपन्न हुई, यहाँ विसर्ग है उसके पश्चात प्लस करके क है, जब संधि संपन्न हुई तो विसर्ग पलटकर दंती सकार में परिवर्तित हो गया और बना शब्द बना नमस्कार है। इसी प्रकार पुरः के पश्चात भी प्लस करके ककार आ रहा है। तो जो ये नियम दे रहे हैं कि नमः पुरः के पश्चात क ख या प फ आए तो विसर्ग पलटकर दंती सकार में परिवर्तित हो जाता है। तो संधि संपन्न हुई तो यह विसर्ग पलटकर दंती सकार में परिवर्तित हो गया। ये हो गया षत्व विधान। अब इसके पश्चात विसर्ग का रुत्व और उत्व गुण तथा पूर्व रूप होना, इसको पढ़ेंगे। अब विसर्ग संधि के अंतर्गत जो सूत्र लग रहा है विसर्ग के संबंध में, अतो रो रप्लुता दप्लुते, तो यहाँ पे कह रहे हैं विसर्ग का रुत्व के साथ रुत्व होगा तो उत्व भी होगा। यहाँ पे आद्गुणः सूत्र लगा करता है, रुत्व उत्व गुण तथा पूर्व रूप। तो अतो रो रप्लुता दप्लुते जहाँ ये सूत्र लगा करता है तो यह सूत्र तभी सिद्ध होता है। इस सूत्र के अंतर्गत जो पद आते हैं उन पदों की सिद्धि तभी होती है जब पहले इस नियम को लगाएं, इस सूत्र के अनुसार जो नियम लगता है वो लगाएं, उसके पश्चात फिर गुण लगता है, उसके पश्चात इंग पदांतादति सूत्र अर्थात जो पूर्व रूप का विधान करता है वो लगते हैं। तो ये सूत्र आता है, ये पहले ये आ गया, इसके पश्चात आद्गुणः आता है, इसके पश्चात फिर ये इनका क्रम है, सूत्रों के आने का क्रम है। पहले ये लगा, फिर ये लगा, इसके पश्चात इंगः पदांतादति लगता है, पदांतादति जो पूर्व रूप का विधान करता है। तो यह सूत्र यही ये अतो रो रप्लुता दप्लुते, यह सूत्र नियम यही प्रतिपादित करता है कि यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व आकार हो, अर्थात विसर्ग जहाँ पे उपस्थित है किसी भी पद में, जैसे यहाँ पे विसर्ग लगा, बालह में विसर्ग लगा, इस लकार में विसर्ग लगा है, तो लकार में विसर्ग तो लगा है किंतु इस लकार में जो आकार छिपा हुआ है उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं कि यदि विसर्ग से पहले आकार, तो ये विसर्ग लह में लकार में विसर्ग लग रहा है तो यहाँ पे माना जा रहा है कि विसर्ग के पहले इस लकार में आकार छिपा हुआ है, तो कहा जाएगा कि इस विसर्ग के पहले आकार है। यही नियम अतो रो रप्लुता दप्लुते, यह सूत्र यही नियम प्रतिपादित करता है कि विसर्ग के पहले आकार हो। सीधे सीधे मोटे मोटे शब्दों में कहता है कि विसर्ग के पहले ये आकार हो, फिर विसर्ग हो गया तो कहेंगे विसर्ग के पहले आकार हो और उसके पश्चात इसके पश्चात फिर रू हो,
रु अर्थात र, स या फिर ऐसे कह देंगे इसको, र स या फिर ये रु। तो ये विसर्ग, विसर्ग के पहले यदि आकार है तो ये विसर्ग रु में परिवर्तित हो जाता है। किस दशा में? यदि इसके पश्चात भी यहाँ आकार हो तो पद में। तो यह इसकी सीरीज है। ये अतोर और प्लुता दप्लुते सूत्र जहाँ भी लगता है यही नियम प्रतिपादित करता है कि विसर्ग के पहले भी आकार आए और उसके पश्चात विसर्ग के पहले आकार आए, अर्थात आकार ही की बात कर रहे हैं। विसर्ग के पहले आकार आए फिर विसर्ग आता है तो विसर्ग को रु हो जाता है। विसर्ग को रु हो जाता है अर्थात र स। ये रु इस रकार के रूप में भी आ सकता है, इस सकार के भी रूप में आ सकता है और दो डॉट के रूप में भी आ सकता है। यहाँ पे रु कहने का अर्थ यही है कि यह इस रूप में भी आ सकता है, इस रूप में भी आ सकता है, इस रूप में भी आ सकता है। यदि तो ये विसर्ग के पहले आकार होने की स्थिति में विसर्ग रु कब बदलेगा? जब इसके पश्चात भी आकार ह्रस्व आकार विद्यमान हो। तो यही इस सूत्र की का इस अतोर और रप्लुता दप्लुते सूत्र का की पॉइंट है। इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, ऐसे ही लिख कर इसको रट लीजिए। हम लोगों को रट लेना होगा क्योंकि ये नियम याद हो जाता है तो बहुत से ऐसे शब्द हैं जहाँ पे हम लोग संधि नियम को पकड़ पाते हैं और लेखन में भी हमारे अंदर प्रकृष्टता आ जाती है व्याकरण संबंधी नियमों की, जो हम ध्यान देकर लिखते हैं तो ये होता है कि हाँ इनकी संस्कृत जो लेखन, इनकी संस्कृत की लेखन शैली प्रकृष्ट है अर्थात उचित है, जो व्याकरण के नियमों के अनुसार दी गई हैं, व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रतिपादित की गई हैं। उन नियमों का पालन करते हैं लेखन में। व्याकरण संबंधी नियमों का पालन लेखन में होता है तो अच्छा माना जाता है उसको। संभाषण में भी ये सब चीज़ें काम आती हैं। तो यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व आकार हो, ह्रस्व आकार की बात करें तो ये नियम यही प्रतिपादित करता है कि विसर्ग के पहले भी ह्रस्वकार आएगा और विसर्ग के पश्चात भी ह्रस्वकार आएगा। इस सूत्र की प्रक्रिया तभी लागू होगी। विसर्ग के पहले भी ह्रस्वकार होना चाहिए, विसर्ग के पश्चात भी ह्रस्वकार की स्थिति होनी चाहिए, तभी इस सूत्र की प्रक्रिया अर्थात विसर्ग को रु हो जाएगा। रु होगा उसके पश्चात फिर आदगुड़ा सूत्र लगेगा तो उसको ओ हो जाएगा, फिर इनका पदांतादति सूत्र लग जाएगा तो विसर्ग को पूर्व रूप हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ देने का अर्थ ये है कि यही सूत्र क्रम से लगेंगे। पहले यहाँ पे इस सूत्र नियम प्रतिपादित किया कि विसर्ग के पहले आकार हो तो विसर्ग को रु हो जाता है। किससे? इस सूत्र से। आदगुड़ा सूत्र लगकर इसको उकार कर देता है। फिर यदि उसके पश्चात भी आकार स्थित है तो फिर यह एंगा पदांतादति यह सूत्र लगकर पूर्व रूप का विधान कर देता है। उसी बात को यहाँ दिखा रहा है कि ये विसर्ग के पहले ह्रस्वकार हो तो तथा उसके पश्चात भी ह्रस्वकार, उसके पश्चात भी ह्रस्वकार हो तो विसर्ग को रु आदेश हो जाता है। विसर्ग को रु आदेश हो जाता है। रु के स्थान पर उ आदेश, रु के स्थान पर ये इस रु के स्थान पर उ आदेश किससे होगा? आदगुड़ा से। आदेश करके बाद में आ प्लस ई। आदगुड़ा से कैसे होगा? इनमें दोनों में जब संधि हो जाएगी, संधि संपन्न होगी, जो यह नियम प्रतिपादित करता है आदगुड़ा है, तो इधर आकार है उधर उकार है तो स्पष्ट है कि सीधे सीधे आदगुड़ा से गुड़ संधि हो जाएगी। गुड़ संधि हो जाएगी तो वहाँ पे ओकार आ जाएगा। उ के स्थान पर गुड़ ओ हो जाएगा। फिर ओ प्लस अ होने से सीधे सीधे एंगा पदांतादति सूत्र का नियम लग जाएगा और एंगा पदांतादति अर्थात पूर्व रूप संधि का नियम लागू हो जाएगा। तो यह पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा इसके स्थान पर और विसर्ग को ओ पूर्व रूप एकादेश करने पर विसर्ग को ओ हो जाएगा। फिर आकार की स्थिति को द्योतित करने के लिए खंडाकार लग जाएगा। अ के बाद अ की इस ह्रस्व आकार की स्थिति को द्योतित करने के लिए अवग्रह अर्थात खंडाकार लगा दिया जाता है इसको दिखाने के लिए। यही इस सूत्र की प्रक्रिया है। ये पहले से की पॉइंट याद कर लीजिए कि सूत्र कौन कौन से लगते हैं। पहले अतोरो रप्लुता दप्लुते लगता है, फिर आदगुड़ा लगता है, फिर एंगा पदांतादति सूत्र का नियम लगता है और इनके जो आने का क्रम है ये इस प्रकार है। अब उदाहरण में दे रहे हैं जैसे बालह प्लस अयम। तो यहाँ बालह में विसर्ग आ रहा है तो स्पष्ट है कि बालह के इस विसर्ग के पहले यहाँ लकार में आकार छिपा हुआ है। अब इसके पश्चात भी आकार आ रहा है तो जो यह नियम प्रतिपादित कर रहा है सूत्र अतोरो रप्लुता दप्लुते, वह नियम यहाँ पे लागू हो रहा है। वो शर्तें ये दोनों पद पूरी कर रहे हैं तो विसर्ग को अब यह विसर्ग क्या हो जाएगी? इसको रुकार आदेश हो जाएगा। इस सूत्र से अतोरो रप्लुता दप्लुते से विसर्ग के पहले भी आकार विद्यमान है, विसर्ग के पश्चात भी आकार विद्यमान है तो यह सूत्र क्या कर देगा? विसर्ग को उकार कर देगा। यह इस सूत्र के अनुसार विसर्ग
यह विसर्ग पलट कर रू हो जाएगा, उसको रू आदेश हो जाएगा। इसी सूत्र से अथो रो रप्लुता दप्लुते सूत्र से कब, जब विसर्ग के पहले भी ह्रस्वकार है, विसर्ग के पश्चात भी ह्रस्वकार विद्यमान है, तो विसर्ग को रू आदेश हो जाएगा। किससे? अतो रू रप्लुता दप्लुते, इस सूत्र से रू आदेश हो जाएगा। विसर्ग को रू आदेश हो जाएगा। तो जब विसर्ग को रू आदेश हो गया तो इधर उकार हो गया, इधर अकार हो गया, तो सीधे सीधे आदगुढ़ का इधर उकार हो गया, रू आदेश हुआ। तो इस रू में यहाँ जो रू आदेश हुआ, तो रू में जब इसकी संज्ञा करके इसको गायब कर देंगे तो यहाँ सिर्फ विशुद्ध रूप से उ ह्रस्व उकार बचेगा। ह्रस्व उकार बचेगा तो इधर के आकार में मिलाकर संधि हो जाएगी। यहाँ पे बाल प्लस है, तो इस बाल में जो आकार छिपा हो इसको इस रूप में लिख देंगे, फिर बीच में विसर्ग को लिख देंगे, फिर यहाँ पे जो अयम है इसको लिख देंगे। अब इस नियम के अनुसार अतो रो रप्लुता दप्लुते के अनुसार ये विसर्ग जो है ये रू में परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार इस फॉर्म में आ गया। इसको सिद्ध करके दिखा रहे हैं यहाँ पे। आ प्लस उ प्लस अर्थात इसके रू को निकाल दी इसको, या फिर कहिए कि इसकी संज्ञा न करके सीधे सीधे इसको इस रकार को स्वर रहित कर दिया। स्वर रहित कर दिया तो इसके अंदर जो इस प्रकार इसके अंदर जो ह्रस्व उकार छिपा हुआ उसको इस प्रकार लिख दिया, और इसको स्वर या फिर स्वर रहित कर दिया। इस रकार को, इस रेफ को स्वर रहित कर दिया, तो इसके अंदर जो उकार छिपा हुआ उसको निकाल लिया। तो इस प्रकार यहाँ आ प्लस उ प्लस अयम बना। तो अब क्या होगा? अब इन दोनों में आ और उ में पहले इसने आकर विसर्ग के पहले आकार की स्थिति होने के कारण, विसर्ग के बाद भी आकार की स्थिति होने के कारण इसने अतो रो रप्लुता दप्लुते ने विसर्ग को उकार कर दिया, विसर्ग को रू आदेश कर दिया। रू आदेश कर दिया तो उसको रू के रूप में विसर्ग को फिर दूसरे पद में जब सिद्ध करेंगे तो दूसरे पद में विसर्ग को रू के रूप में नहीं लिखेंगे, बल्कि इस तरह की संज्ञा करके इसको गायब कर देंगे। सिर्फ इसके अंदर जो उकार छिपा हो उसको लिखेंगे। उसको यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा गया है अ प्लस उ प्लस अयम। अब यहाँ पर आदगुणा का नियम लागू हो जाएगा। बाल प्लस अ प्लस इस प्रकार पहले इस फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पर इस अकार और उकार में आदगुणा से गुण संज्ञा हो जाए। आदगुणा का नियम लागू करके इनमें गुण संधि हो जाएगी, तो ये पलट के ओकार हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आ रहा है बाल प्लस ओ प्लस अयम। अब बाल प्लस ओ प्लस अयम। अब यहाँ पर एंगा पदांता दति सूत्र का नियम लागू हो जाएगा। एंगा पदांता दति सूत्र लगकर अ प्लस ओ को एंगा पदांता दति लगेगा। एंगा पदांता दति। तो यह सूत्र प्रतिपादित करता है कि एंग अर्थात ऐसे वर्ण, एंगंत अर्थात ऐसे भी कोई पद सुबंत हो जो एकार तथा ओकार में उनका एंग अंत हो रहा हो, उसके पश्चात आकार आए तो उनको पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप आदेश हो जाता है। यह सूत्र नियम प्रतिपादित करता है। तो इस प्रकार यहाँ पे ओ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो स्पष्ट है कि यहाँ पे एंगा पदांता दति की स्थिति उपस्थित हो गई है। अब इस आकार को यहाँ पे पूर्व पर के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश हो जाएगा, और इस आकार की स्थिति इसके अस्तित्व को द्योतित करने के लिए इसको खंडाकार के रूप में लिख देंगे और बन जाएगा वाक्य बालोयम। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। तो इसके सिद्ध करने के लिए देखिए तीन स्टेप बने हैं। पहले ये स्टेप आया बाला प्लस अयम, तो यहाँ पर अतो रो रप्लुता दप्लुते सूत्र आकर लगा। इसने नियम प्रतिपादित कर दिया। अच्छा, अर्थात दोनों विसर्ग के पहले भी आकार, विसर्ग के पास बाद भी आकार है, तो इसने विसर्ग को रू आदेश कर दिया अतो रो रप्लुता दप्लुते ने। अतो रो रप्लुता दप्लुते, रो रप्लुता दप्लुते, इस प्रकार इस सूत्र ने आकर रू आदेश किया तो फिर इसको इस फॉर्म में लिखा। इस रू के आकार को, रू के उकार को निकालकर इस प्रकार लिखा। फिर यहाँ पर आदगुणक। अब दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप हो गया सिद्धि का, ये पहला स्टेप हो गया, और ये दूसरा स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हुआ तो आदगुणा लगा, फिर ये तीसरा स्टेप हुआ तो यहाँ एंगा पदांता दति लग गया। इसी प्रकार इन सब को भी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे सह है, सह अवदत, तो यहाँ पे विसर्ग के पहले आकार है, विसर्ग के पश्चात भी आकार है, तो क्या हुआ? इस सूत्र ने आकर इनको, इस विसर्ग को रू आदेश कर दिया। रू आदेश किया तब फिर रू आदेश कर दिया तो फिर
जैसे यहाँ पर आ रहा है, इससे आकार, इससे इसको, इस सकार को, दंती सकार को विसर्ग, इस स्वर रहित कर दिया और यहाँ पे आकार लिख दिया, इसके पश्चात यहाँ उकार लिख दिया और ये पद को, इस पद को ऐसे ही रख दिया। फिर इन दोनों में आदगुणा से संधि हो जाएगी। यहाँ इस उकार को, इस अकार को मिलाकर आदगुणा से संधि हो जाएगी तो ओकार आ जाएगा। उसके पश्चात एंगा पदांता दति आकर, ओकार के पश्चात अकार की उपस्थिति के कारण एंगा पदांता दति सूत्र आकर पूर्व पर के स्थान पर पूर्व एक आदेश करके इस आकार को सूचित करने के लिए खंडाकार कर देगा और ये शब्द बनेगा सोवदत। यहाँ पे दे रहे हैं बालोयम, इस प्रकार इसको लिखा जाएगा सोवदत, नृपोवदत, सोवदत, खंडाकार लग जाएगा। इसी प्रकार ऐसे भी इनको भी सिद्ध करेंगे। इधर विसर्ग के पहले आकार आ रहा है, विसर्ग के बाद आकार आ रहा है, तो अतोरो रप्लुता दप्लुते ने आकर विसर्ग को रुकार कर दिया। तो इस रुक, यहाँ पे जो विसर्ग के स्थान पर जो रुकार हुआ, जो रू हुआ, उसमें जो उकार स्थित है, उस उकार को और इसको मिलाकर आदगुणा से गुण संधि हो गई, दोनों मिलके ओ बन गए। ओ बन गए तो इस आदगुणा की संधि होने के पश्चात ये अ गायब नहीं होगा, बल्कि ये बना रहेगा। परिवर्तन यहाँ इस विसर्ग के स्थान पर हो रहा है, तो यह इधर ओकार हो गया, इधर आकार हो गया। पहले अतोर और अप्लुता दप्लुते लगा, फिर आदगुणा लगा, फिर इसके पश्चात अब इधर ओकार की स्थिति होने के कारण, इधर आकार की स्थिति होने के कारण सीधे सीधे इंग पदांता दति लग जाएगा। पूर्व पर के स्थान पर ओकार आदेश हो जाएगा और इस आकार को द्योतित करने के लिए खंडाकार लगा देंगे और शब्द बनेगा नृपोवदत। इसी प्रकार प्रथमोध्याय, यहाँ भी विसर्ग के पहले आकार है, विसर्ग के पश्चात आकार है, तो इसने आकर इस विसर्ग को रुकार आदेश कर दिया। रुकार आदेश हुआ तो फिर ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इस रुकार के अंदर जो उकार है उसकी उपस्थिति और इसकी उपस्थिति के कारण यहाँ फिर इस रुकार के स्थान पर गुड़, आदगुड़ा से ओकार हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इधर ओकार हो गया, इस विसर्ग के स्थान पर ओकार हो गया और यहाँ आकार स्थित है, तो सीधे सीधे अब एंगा पदांता दत आकर पूर्व में ओकार है और इधर आकार है। यहाँ मान लीजिए यहाँ प्रथमो है, यहाँ अध्याय है, तो सीधे सीधे इंगा पदांता दति की स्थिति बन रही है। इंगा पदांता दति आकर पूर्व पर के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश कर देगा और इस आकार को सूचित करने के लिए इसको खंडाकार में परिवर्तित कर देगा और बनेगा वाक्य प्रथमोध्याय है, नृपोवदत। ऐसे सिद्धि के लिए इसको ऐसे ही लिखिए। ये एक पद यहाँ पे सिद्ध करके दिखा रहे हैं, बाकी उदाहरण दे रहे हैं, इनको ऐसे ही सिद्ध करिए। सूत्र लगा के सिद्ध करना है और ध्यान देना है कि जहाँ पे रू होगा, रू आदेश कौन करेगा, सूत्र अतोरो रप्लुता दप्लुते करेगा। यहाँ थोड़ा थोड़ा लिख दे रहे हैं, अतोरो रप्लुता दप्लुते। और फिर जब ओकार होगा, इस रू को ओकार होगा तो कौन करेगा, आदगुड़ा। ये दूसरा स्टेप हो गया, ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया। और फिर इन दोनों के स्थान पर जब पूर्व पर की स्थिति बनेगी तब क्या होगा, तब एंगा पदांता दति आएगा और वह इस आकार को मिलाकर ओकार हो गया। तो फिर पूर्व पद के स्थान पर इधर ओ हो गया, इधर आ हो गया, तो अब यहाँ पर इंगा पदांता दति आएगा, इंगा पदांता दति। इस प्रकार ये तीसरा स्टेप हो गया इन पदों को सिद्ध करने के लिए। ऐसे इनको लिखिए, पहले ये लग रहा है अतोरो रप्लुता दप्लुते, फिर आदगुड़ा लग रहा है, फिर ये लग रहा है। ऐसे इसको थोड़ा सा अभ्यास करके लिखेंगे तो एक बार अच्छे से अभ्यास करके इसको हम लोग समझ लेते हैं तो कभी नहीं भूलेगा, ये जीवन भर के लिए याद हो जाएगा कि कैसे इसकी प्रक्रिया होती है। अब इसके ये तो अभी तो हम लोगों ने अतोरो रप्लुता दप्लुते इस सूत्र की प्रक्रिया पढ़ी विसर्ग संधि के संदर्भ में। अब यही थोड़ा सा उलट हो जाता है जब हर्षिचा सूत्र लागू होता है। तो वह सूत्र कब लागू होता है, जैसे यहाँ पर विसर्ग के पहले आकार ह्रस्वाकार विद्यमान हो और विसर्ग के पश्चात ह्रस्वाकार विद्यमान हो, तब विसर्ग को रू आदेश होता है। किंतु हर्षिचा में ये होता है, नियम होता है कि विसर्ग के पहले आकार ह्रस्वाकार हो और विसर्ग के पश्चात ह्रस्व आकार न होकर यहाँ पर हर्ष प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो तब वहाँ पे संधि की प्रक्रिया होती है और वहाँ पे विसर्ग को ओकार आदेश हो जाता है। हर्षिचा सूत्र से विसर्ग को वहाँ पर सीधे सीधे ओकार आदेश होता है। कब, जब विसर्ग के पहले ह्रस्वाकार हो और विसर्ग के पश्चात ह्रस्व आकार न आकर, जो यह शर्त देता है कि विसर्ग के पहले भी ह्रस्वाकार आना चाहिए, जैसे यहाँ पे आ रहा है विसर्ग के पहले भी ह्रस्वाकार आना चाहिए और विसर्ग के पश्चात भी ह्रस्वाकार आना चाहिए, तब यह
यह सूत्र आकर अतो रो रप्लुता दप्लुते आकर विसर्ग को रू आदेश कर देगा, उसको रू में बदल देगा। किंतु हशिचा सूत्र तब लगता है जब विसर्ग के पहले ह्रस्वकार हो और विसर्ग के पश्चात ह्रस्वकार नहीं आना चाहिए, बल्कि यहाँ पर ह्रस्वकार के बजाय हश प्रत्याहार का कोई वर्ण आए। हश प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें और ह, य, व, र, ल, ये 4 वर्ण आते हैं। कुल मिलाकर इसके अंतर्गत 20 वर्ण आते हैं। तो विसर्ग के पहले ह्रस्वकार हो, फिर विसर्ग हो, उसके पश्चात हश प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, तो यह सूत्र आकर हशिचा सूत्र आकर उसको विसर्ग को ओकार में परिवर्तित कर देता है। हशिचा को भी पढ़ लेते हैं। हशिचा इसके पश्चात हेडिंग आ रही है, और भी स्पष्ट हो जाएगा। बस ये प्रसंग आ रहा था, दोनों ही एक दूसरे से को रिलेटेड हैं। अतोरो रप्लुता दप्लुत तथा हशिचा, इसके पश्चात हशिचा आ रहा है। दोनों ही सूत्रों की प्रक्रिया लगभग समान है। बस ये समझना चाहिए कि यहाँ पे विसर्ग के पहले ह्रस्वकार होना चाहिए और विसर्ग के पश्चात भी ह्रस्वकार होना चाहिए। किंतु हशिचा में क्या होना चाहिए? विसर्ग के पहले ह्रस्वकार तो होना चाहिए, किंतु विसर्ग के पश्चात ह्रस्वकार ना होके हश प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए। यही थोड़ा सा डिफरेंस है। और वहाँ भी वाक्य भी अलग बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूर्व रूप हो जाता है। अंततः जब शब्द सिद्ध हो जाता है, जब संधि वाला पद सिद्ध होता है, तब उसको पूर्व रूप बन जाता है, पूर्व रूप बना करता है। और हशिचा में पूर्व रूप नहीं बना करता है, सीधे ओकार बनता है, अर्थात खंडाकार नहीं आएगा, सीधे ओकार बनेगा। अब इसके पश्चात विसर्ग संधि के अंतर्गत हशिचा यह सूत्र आ रहा है। इस सूत्र को भी पढ़ना है, क्योंकि ये अतो रो रप्लुता दप्लुते के साथ ही आ रहा है। तो बस जो अतो रो रप्लुता दप्लुते नियम प्रतिपादित करता है, उसका आधा नियम यहाँ भी लागू होता है। इसलिए इन दोनों सूत्रों को ही साथ में ही पढ़ा जाता है। तो विसर्ग यहाँ पे कह रहे हैं, विसर्ग के पहले यदि ह्रस्वकार हो तथा बाद में हश प्रत्याहार का वर्ण, हश प्रत्याहार में वर्गों के इसमें वर्ग क्या आएंगे? वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण आएंगे, और ह, य, व, र और ल, ये सारे वर्ण आएंगे। कुल मिला के इसमें 20 वर्ण आते हैं। तो विसर्ग के पहले ह्रस्वकार हो, उसके पश्चात हश प्रत्याहार के वर्ण हो, तो विसर्ग को पहले र आदेश होता है, फिर पुनः र का उ हो जाता है, र का उ हो जाता है, पश्चात अ प्लस उ को गुण होकर जहाँ भी संधि प्राप्त होती है, संधि कर ली जाती है। वहाँ कोई संकोच नहीं किया जाता है। यदि संधि प्राप्त हो रही तो संधि करना चाहिए, अन्यथा विसंधि दोष हुआ करता है पद में। तो यहाँ संधि प्राप्त हो जाती है। यदि इधर अकार है इधर उकार है तो सीधे से गुण संधि हो जाएगी, तो गुण संधि कर देंगे, आध गुणा से गुण कर देंगे, तो ये ओकार हो जाएगा। अब यही ओकार बना रहता है यहाँ पर। तो इसकी भी थोड़ी सी प्रक्रिया है, क्योंकि विसर्ग पहले र में परिवर्तित होता है, फिर उसको र को उ होता है, इसके पश्चात गुण संधि होकर ओ होता है। तो ये विसर्ग को पहले र करता है, फिर यह र उ में परिवर्तित होता है। तो जैसे यहाँ पे प्रक्रिया सिद्धि दिखा रहे हैं, एक सिद्धि दिखा रहे हैं, उसके पश्चात 2 उदाहरण आ रहे हैं। ये हो गया पहला उदाहरण, ये दूसरा उदाहरण। तो पहले सिद्धि को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए कि कैसे ये पदों को सिद्ध कर रहे हैं। तपह प्लस वनम दे रहे हैं, तो तपह यहाँ शर्त पूरी, जो हश्चन सूत्र नियम प्रतिपादित करता है कि विसर्ग के पहले ह्रस्वकार होना चाहिए। तो इस प्रकार में ह्रस्वकार छिपा हुआ है, तो विसर्ग के पहले ये हो गया। इसके पश्चात वनम आ रहा है। वनम क्या है? वनम हश प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण है, ह, य, व, र, ल। तो ये वनम हश प्रत्याहार का वर्ण है, हश प्रत्याहार का वर्ण है ये। अब इसको जब सिद्ध करेंगे तो यहाँ इस प्रकार में जो आकार छिपा हुआ है ह्रस्वकार, इसको इस रूप में लिखेंगे। इस प्रकार को स्वर रहित कर देंगे और आकार को यहाँ पे लिख देंगे, प्लस करके फिर इस विसर्ग को रखेंगे और फिर वनम को रखेंगे। ये हो गया पहला स्टेप, सिद्धि का ये पहला स्टेप हो गया। अब ये दूसरा स्टेप हो गया, ये तीसरा स्टेप हो गया, ये चौथा, पांचवें, ये चौथे, 4 स्टेप होने पर ये शब्द सिद्ध हो रहा है। तो स्पष्ट है कि ये सारे पद जब सिद्ध होंगे तो 4 स्टेप इनमें भी लगेंगे, 4 सोपान आएंगे, तब ये सिद्ध होंगे। तो इसके पश्चात अब दूसरा, अब ये
ये एक प्रक्रिया हो गई। अब दूसरी प्रक्रिया फिर यहाँ पे तप लिखा अर्थात पकार को स्वर रहित लिखा, फिर आकार को यहाँ लिखा। अब यह विसर्ग क्या, ये नियम क्या प्रतिपादित करता है, विसर्ग को र में परिवर्तित कर देता है। अतो रो रप्लुता दप्लुते क्या करता है, विसर्ग को रुकार में परिवर्तित करता है। वो रुकार में परिवर्तित करता है, ये रकार में परिवर्तित कर रहा है। यही यही फर्क है दोनों में, क्योंकि इसको पलट के ओकार ओकार हो जाए, ये अंततः गुण के आदगुण के संयोग से ये रकार अंततः ओकार में परिवर्तित हो जाएगा और वही फॉर्म उसका बना रहेगा शब्दों में। इसीलिए यहाँ ये विसर्ग को पहले रकार में परिवर्तित कर रहा है। अंततः इस रकार इस विसर्ग को ओकार में ही होकर रहना है। तो इसका जो अंतिम रूप आता है वह ओकार के रूप, विशुद्ध रूप से ओकार के रूप में ही आएगा। और अतो रो रप्लुता दप्लुते के अंतर्गत जो शब्द रूप जो अंततः शब्द सिद्ध होता है, तो जो पदों का रूप होता है वह पूर्व रूप संधि के जैसे, जैसे पूर्व रूप संधि के अंतर्गत पद आया करते हैं, जो उनका रूप हुआ करता है वही रूप हो जाता है। विसर्ग का अंततः फाइनली रूप से पूर्व रूप हो जाता है। तो यही दोनों में फर्क है। अतो रो रप्लुता दप्लुते में पद जब सिद्ध हो जाते हैं तो उनका पूर्व रूप हो जाता है, अर्थात खंडा विसर्ग अंततः सिद्ध होकर जाके ओकार में परिवर्तित हो जाता है। और उसके पश्चात जो विसर्ग के पश्चात जो आकार आया करता है वह आकार खंडाकार के रूप में पदों में लग जाता है। किंतु हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत विसर्ग अंततः ओकार में परिवर्तित हो जाता है। सीधे सीधे जाके ये ओकार में जब इसकी ये 4 स्टेप हैं, इन चारों सोपानों में जब ये सिद्ध हो जाएगा तो ये अंततः जाकर ओकार में परिवर्तित हो जाएगा और वही उसी रूप में ये स्थिर हो जाएगा। तो फाइनली हर्ष क्या करता है, विसर्ग को ओकार में परिवर्तित करता है। अब दूसरा स्टेप ये हो गया, तब पकार को स्वर रहित कर दिया तो आकार यहाँ पे आ गया, फिर विसर्ग र बनकर यहाँ आ गया। रेफ हम लोगों ने पढ़ा है कि विसर्ग की उत्पत्ति रेफ से ही हुआ करती है, विसर्ग रेफ से ही उत्पन्न होता है और उसका प्रायः रूप, इसके पश्चात विसर्ग की उत्पत्ति रेफ से होती है और इसका जो प्रायः रूप बना करता है वह यह बना करता है। अब तीसरा स्टेप क्या है, फिर यहाँ पे तप लिखा, पकार, इस तप में जो पकार है इसको स्वर रहित कर दिया, आकार को यहाँ लिख दिया। अब यह इस आकार की उपस्थिति, यह आकार, इस आकार के पश्चात यह रकार उकार में परिवर्तित हो गया, उकार में परिवर्तित हो गया और उसके पश्चात वनम को लिख दिया, र के स्थान पर उ हो गया। दूसरे स्टेप में यहाँ र रेफ उकार में परिवर्तित हो गया इस सूत्र से, किससे, हर्ष च से। इसने यही नियम प्रतिपादित किया कि फिर रुकार जाके पहले उकार में परिवर्तित हुआ, फिर आदगुणः की उपस्थिति होने के कारण अंततः वो ओकार में सिद्ध हो जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया, इतने जो सोपान आ रहे हैं सिद्धि के, जो इतने सोपान आ रहे हैं, अंततः इनका मूल उद्देश्य यही है कि विसर्ग को अंत में ले जाकर ओकार में परिवर्तित कर दें। तो यहाँ तीसरे स्टेप में विसर्ग जो है वो उकार में परिवर्तित हो गया। तो इसका ये स्टेप बना। अब यहाँ इधर पहले आकार है, अत के अंतर्गत है, या फिर इसको अवर्ण कह सकते हैं। अवर्ण के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है कि अवर्ण में अ और आ आते हैं और आदगुणः नियम यही प्रतिपादित करता है कि पहले अवर्ण हो, उसके पश्चात ई या ई हो इत्यादि जो नियम प्रतिपादित करता है वो यही कहता है कि पहले आदगुणः में पहले अवर्ण होना चाहिए, अर्थात ह्रस्व या तो ह्रस्वकार होना चाहिए या तो ह्रस्व आकार या तो दीर्घ आकार होना चाहिए। तो यहाँ ये शर्त पूरी हो गई। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बन गई, इस स्थिति में जब तीसरे सोपान में ये पद सिद्ध हो रहा है तो यहाँ पे अब आदगुणः की कंडीशन सीधे सीधे लागू हो गई। अब यहाँ पे आदगुणः की पूरी संभावना बन रही, इसलिए अब संधि की संभावना हो रही, इसलिए संधि हो जाएगी। संधि नहीं किया जाएगा यहाँ पर तो विसंधि दोष हो जाएगा। तो यहाँ पे संधि हो जाएगी, यहाँ पे आदगुणः से गुण संधि हो जाएगी और ये अ प्लस उ बन ओकार में परिवर्तित होकर इधर आ जाएगा। और इसके पश्चात वनम को रख देंगे और लगा देंगे, वनम को लगा देंगे, फिर तप को लगा देंगे, प्लस प्लस करके इस प्रकार ये पद बन गया। अब ये सिद्ध हो जाएगा तपो वनम, ये हो गया। तो अंततः हर्ष क्या करता है, विसर्ग के पहले ह्रस्वकार हो ये कहता है और विसर्ग के पश्चात हर्ष प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो विसर्ग अंततः सिद्ध होकर ओकार में परिवर्तित हो जाता है। तो इसके ओकार में परिवर्तित होने के 3 सोपान हैं। तो पहले यह विसर्ग को र में परिवर्तित करता है, फिर र या रेफ में परिवर्तित करता है, फिर रेफ आकर ओकार में परिवर्तित होता है, फिर वहाँ पर गुण संधि होकर ओकार में परिवर्तित होती। मूलतः
3 सोपान ही हैं, इसके पश्चात ये सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ भी विसर्ग के पहले आकार है और विसर्ग के पश्चात हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है, क्योंकि रकार हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है। तो अभी ये विसर्ग हर्ष इस सूत्र से विसर्ग र में परिवर्तित हो जाएगा। ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में जाकर अब इन पदों को जब लिखेंगे तो ये मन को इस नकार के अंदर जो आकार आ रहा है उसको बाहर लिख देंगे, इसको नकार को स्वर रहित कर देंगे और बनेगा, तो फिर आकार हो जाएगा, फिर रकार हो जाएगा और उसके पश्चात ये रथ शब्द आ जाएगा। इसके पश्चात फिर तीसरे स्टेप में आकर रकार उकार में परिवर्तित हो जाएगा और वह फिर गुण संधि होकर वह विसर्ग उकार में परिवर्तित हो जाएगा और बनेगा मनोरथ। इसी प्रकार यहाँ भी ये सिद्ध होगा। बालः प्लस गच्छति बालो गच्छति। अब विसर्ग को रुत्व होना, रुत्व अर्थात विसर्ग र, यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर अर्थात अवर्ण को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग के पहले कर रहे हैं। विसर्ग के पहले अवर्ण अर्थात आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद में कोई स्वर या घोष व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे उदाहरण दिखा रहे हैं, मुनि प्लस अयम। तो यहाँ पर इस स्थल पर मुनि में विसर्ग के पहले क्या है? रस्वईकार है। रस्वईकार है जो आ से भिन्न है। आ इन दो स्वरों से भिन्न है और इधर आकार है, इसलिए यह विसर्ग पलटकर र में परिवर्तित होगा। इसको तोड़ के पहले लिखेंगे, अर्थात इसको सिद्ध करेंगे तो पहले ये सोपान आएगा, फिर ये सोपान आएगा और ये सिद्ध हो जाएगा। मन प्लस ई प्लस विसर्ग प्लस अयम, और इस प्रकार यहाँ पे मन प्लस ई प्लस रा हो गया, विसर्ग रा हो गया और प्लस करके अयम हो गया, मुनिरयम। इसी प्रकार हरि प्लस आ गच्छति, हरिरा गच्छति, गुरु प्लस जयति, गुरुर जयति। इसी प्रकार ये सिद्ध होंगे। तो ये हम लोगों ने विसर्ग संधि का अध्ययन कर लिया। अब इसके अंतर्गत अभ्यास कार्य आ रहा है। अभ्यास कार्य इस नियम के अंतर्गत यहाँ घोष की चर्चा कर रहे हैं कि रुत्व अर्थात यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद में कोई स्वर अथवा घोष व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। तो घोष व्यंजन क्या है? घोष व्यंजन के अंतर्गत हर्ष प्रत्याहार के सारे वर्ण आ जाते हैं। हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं, हम लोगों ने पढ़ा कि हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं? वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण आते हैं और ह या व र ल आ जाते हैं। तो घोष कहने का अर्थ है कि हर्ष प्रत्याहार के सारे वर्ण यहाँ इस नियम के अंतर्गत आ जाएंगे। तो कोई घोष व्यंजन हो या फिर स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे एक सिद्ध करके दिखा, मुनिरयम को सिद्ध करके दिखा रहे हैं, बाकी को हम लोगों को स्वयं ही सिद्ध करना। तो इसी स्टेप के आधार पर इनको भी सिद्ध किया जा सकता है। जैसे गुरु प्लस जयति, तो यहाँ पे विसर्ग के पहले आ कह रहे हैं, विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो विसर्ग के पहले यहाँ पे ह्रस्व उकार है जो आ से भिन्न है, उसके पश्चात जकार आ रहा है जो घोष व्यंजन के अंतर्गत है, अर्थात हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है। हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण और ह या व र ल आते हैं। तो ये स्पष्ट है कि ये घोष व्यंजन के अंतर्गत है। तो जब संधि संपन्न होगी तो पहले यह र में स्वर या घोष व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर, तो ये विसर्ग सीधे सीधे पलट के यहाँ पहले इस स्टेप में आएगा, ऐसे लिखेंगे, फिर यह विसर्ग पलटकर र में परिवर्तित हो जाएगा और जब शब्द सिद्ध होगा तो बनेगा गुरुर जयति। तो ये हो गया घोष, ये छूट रहा था। इस प्रकार इसको ऐसे ही समझेंगे। अब इसके पश्चात अभ्यास पढ़ेंगे हम लोग।